अर्थ है जहाँ हम रहते हैं। मार्स तो हमने सुना, उसके आगे भी गए हैं। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो। और एक सवाल, सन भी घूम रहे हैं, लाइट ईयर का मतलब जो है वो सन को स्टडी करने के लिए गया है। किसी दिन सन भी बुझ जाए। क्या है? वर्म होल, ब्लैक होल, डार्क मैटर, मल्टीवर्स। वर्म होल इज उसमें भी एक प्रवीण है, उसमें भी एक राजेश है। करेक्ट। जैसे एक स्पाइडरमैन हर जगह था। क्या है ब्लैक होल? हाय, मैं हूँ राजेश भोसले और आज हम सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के डिजाइन के बारे में समझेंगे प्रवीण जी से। हाय प्रवीण। हाय। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ओवरऑल सोलर सिस्टम और यूनिवर्स मतलब इनमें रिलेशन क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ इट्स फॉर्म्ड। सो बेसिकली एज डिजाइनर्स हमें इसका जो आइडिएशन है वो ऐसे समझा कि एवरीथिंग जो डिजाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है इट स्टार्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स ओनली। एंड सोलर जो सिस्टम है अपना ये इट इज वेरी कोर टू अस, क्योंकि यही हम स्टडी कर पाते हैं जितना अपने पास टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। एंड उसी के अंदर अर्थ है जहां हम रहते हैं। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिजाइन जो है वो यही है। दिस वॉज द मेन रीजन दैट सबसे अच्छा लगता है मुझे सोलर सिस्टम के बारे में। एंड जो आपका सवाल है कि ये सोलर सिस्टम आया कैसे, जैसे वैसे तो इसके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट द टू प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दे वर ऑलरेडी क्रिएटेड और दे वर क्रिएटेड बाय गॉड्स। एंड साइंस कहता है कि दे वर फॉर्म्ड बाय बिग बैंग। जो बिग बैंग बेसिकली होता ये है कि दो बहुत ही शक्तिशाली चीजें इन द स्पेस वो आपस में टकराई। इन दिस स्पेसिफिक केस वो थी दो गैस क्लाउड्स, उसके सारे बहुत सारे अंदर चीजें थी, रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े थे। वो दोनों गैस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स के टकराने की वजह से दिस सिस्टम फॉर्म्ड। तो ये जो टकराने की वजह से बेसिकली एवरीथिंग इज फॉर्म्ड इन द सोलर सिस्टम। ओके, अभी आपने जो पहले बात कही कि सोलर सिस्टम ही में हम रहते हैं, हम अर्थ पे ही रहते हैं, तो यहीं से डिजाइन की उत्पत्ति होती है। आपके माइंड में ये आया। इसे थोड़ा और एलोबरेट करेंगे? मतलब मैं अभी भी थोड़ा सा इसमें हूँ कि मैं थोड़ा समझ नहीं पाया क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे अनडिजाइन में बात करते हैं या फिर एज ए डिजाइनर जब भी हमें बात करते हैं, सो वी अंडरस्टैंड बेसिकली द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजाइन कि हम वो डिजाइन कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग। सो हर चीज का रूट कॉज होता है कोई ना कोई डिजाइन अकम्प्लिश करने का। वैसे ही द रूट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रेस और एनी रेस दैट वी आर अवेयर ऑफ इन द अर्थ इज बेसिकली जो उसकी शुरुआत है, उसका रूट कॉज है वो वही है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, देन एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन सच अ वे कि वो हर एक चीज सही बैठते गई। एंड देन दैट डिजाइन प्लेसमेंट्स and the coordination itself was so perfect that it generated a whole new kind of species. तभी जाके वो सक्सेसफुल हो सका। So the core concept in itself is design based, ऐसा मुझे लगता है। ये डिजाइन किसने किया आपके हिसाब से? So as I said कि इसके दो कॉन्सेप्ट्स जो रिवॉल्व करते हैं, मैं उस समय में था नहीं तो आई कैन नॉट टेल मच, बट बेसिकली दिस आर डिजाइन either by gods or by the big bang. तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब ये सोलर सिस्टम हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, जस्ट हुआ था, यंग था, तब अर्थ हैबिटेबल था? तब कैसे था? बेसिकली जब ये मोमेंट एग्जिस्ट हुआ था, जब दोनों ही क्लाउड्स ने टकराया, बेसिकली इसका कोई फुल प्रूफ अपने पास सबूत नहीं है कि दो क्लाउड ही एग्जैक्ट टकराए होंगे, बट दिस इज फॉर श्योर कि वो टकराने की वजह से द अमाउंट ऑफ हीट और जो मैटर क्रिएट हुआ था वो अलग अलग टुकड़ों में हो चुका था। समझ लीजिए बहुत सारी चीज टकराती आपस में। सो टकराने के बाद बहुत रेयरली वो मिक्स होता है, वो फिर टकराने के बाद फैल जाता है हर जगह। सो वो जो फैलाव था पूरा, उसमें कहीं कहीं सेंटर में एक बड़ा आइटम रह गया विच लेटर बिकेम द सन, एंड उसका मास सबसे ज्यादा था एंड वो सबसे ज्यादा गर्म भी था उस केस में, क्योंकि जो क्लैशिंग पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ
क्लैश है पूरा, बिग जो बैंग है, तो वो जो पार्ट है वो बड़ा रह गया एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल अट्रैक्शन। उसके बाजू में जितना भी केओस था, जितने भी पत्थर थे या फिर जो भी डस्ट था, वो धीरे धीरे वो भी एक होते गया, क्योंकि द प्राइमरी रीजन वाज कि सारा चीज उबलता हुआ था, बहुत गर्म था। अगर दो उबलती हुई चीज, जैसे कि अगर आप लावा के बॉल्स बना दीजिए कुछ, तो अगर वो आप ऐसे फेंक भी देते एक दूसरे पे तो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाती है। सो वो सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि इतना गर्म चीज आपस में स्पेस में घूम रहा है, बिकॉज देयर इज नोवेयर टू गो। अल्टीमेटली जब ये दोनों चीज टकराई है, यहाँ पे अर्थ में तो क्या होता है, कोई चीज टकराओ तो वापस नीचे गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, बट एट दैट मोमेंट देयर इज नो पर्टिकुलर ग्रेविटी और डायरेक्शन टू गो फॉर। सो उस समय वो सिर्फ टकरा रहे थे, मर्ज हो रहे थे, कोलाइड हो रहे थे, यही पूरा केओस चल रहा था। ओके, लेकिन मैं एक समझना चाहूंगा कि सोलर सिस्टम और गैलेक्सी ये दो अलग चीज क्या है, या ये एक ही है, क्या है? यस यस, इनफैक्ट ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पूरा अपना यूनिवर्स के बारे में जानकारी जो होती है ना स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, या जो भी इसकी पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत ही कम पता होता है कि एग्जैक्टली दोनों चीज रिलेटेड क्यों है। मुझे याद है कि स्कूल्स में गैलेक्सी के बारे में पढ़ाया गया था, बट इट वॉज नॉट सो इलेबोरेट कि हम समझ पाए कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन है अल्टीमेटली। सो मैं थोड़ा सा एक बिट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप उससे समझ में आ सकता है हमें। सो बेसिकली सोलर सिस्टम तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, सन एंड उसके आजू बाजू के प्लैनेट्स, दिस इज द होल सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो सोलर सिस्टम है, इट ऑल्सो इट इज बेसिकली सिचुएटेड इनसाइड अ गैलेक्सी। सो गैलेक्सी इज मदर रोल प्ले, एंड जो सोलर सिस्टम है वो उसका छोटा सा पार्ट है। सो बेसिकली ये सोलर सिस्टम इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर गैलेक्सी दैट वी आर इनटू। तो ये गैलेक्सी मतलब कितना बड़ा होगा? ओह यस, सो गैलेक्सी से पहले सोलर सिस्टम का आपको स्केल का तो अंदाजा है ही, क्योंकि आप सन का स्केल इमेजिन कर सकते हैं। सो जस्ट आपको एक प्रोपोर्शन समझाने के लिए, इफ a galaxy is 100%, then our solar system is 0.00001% of the entire space. तो ऐसे तो बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे गैलेक्सी में। Yes, in fact इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट इतना जरूर हम जानते हैं कि बहुत सारे सिस्टम, सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम अपने ही सिस्टम का नाम हमने रख दिया। सो बेसिकली यस, और भी सोलर सिस्टम्स हैं, क्योंकि और भी स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में। कहते हैं कि अराउंड 100 बिलियन स्टार्स हैं अपने ही गैलेक्सी में। सो ऑब्वियसली ये बहुत ही जायज सी बात है कि इनमें से एटलीस्ट 10 मिलियन तो प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस में होंगे ही 100%। लेकिन आपका ये कहने का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज कितने हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जितना हम एज अ अर्थन्स जानते हैं, बट अपने जो यूनिवर्स में ऐसा कहते हैं कि देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑल्सो। जो हमारा गैलेक्सी है विच हैज बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एज वेल। मिल्की वे है सपोज ना हमारा गैलेक्सी। यस यस, आवर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे। अभी मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूँ कि अभी डिजाइन का और अर्थ के फॉर्मेशन का आप क्या लिंक करते हैं, कि अभी इसे डिजाइन पर्सपेक्टिव में सोलर सिस्टम को एज एंटायर कैसे देखते हैं, उसके लोकेशंस को या रिवॉल्यूशंस को अर्थ के अराउंड सन, और ये सबका डिजाइन से क्या संबंध आ रहा है? The very important question that I feel that I have asked myself or many other people must have done this, कि how we existed, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और बाकी 7 प्लैनेट्स के जहां पे लाइफ नहीं है। बराबर है। और ऐसे कोई भी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि और कहीं जगह लाइफ होगी भी। बराबर है। सो व्हाट इज द रीजन कि अर्थ पे ही लाइफ है? इसका जो सवाल का जवाब आता है वो है कि उसका एग्जैक्ट पोजिशनिंग इनसाइड अ सोलर सिस्टम, उसका जो पोजिशनिंग ही वाज सो प्रिसाइज एंड एवरीथिंग अबाउट इट्स ऑर्बिट एंड रोटेशन जो उसको यूनिक बनाता है। पोजिशनिंग यू मीन टू से द डिस्टेंस फ्रॉम द सन? आइडियली यस, करेक्ट।
It is the That is distance the from the sun. positioning you are meant to say. Correct. और मैं सिर्फ आपने अभी बोला वो जैसे रिवॉल्व होता है, तो रिवोल्यूशन या रिवॉल्यूशन अगर वो स्पीड फास्ट और होता या स्लो होता तो लाइफ होना मुश्किल थी. हाँ, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता, क्योंकि देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स इनसाइड अवर सोलर सिस्टम जिनके या तो स्पीड बहुत ज्यादा है रिवोल्यूशन के, या फिर खुद का एक्सिस पे रोटेशन की स्पीड ज्यादा है, एंड या तो उनके एक्सिस टिल्टेड है. ऐसे बहुत सारे रीजंस होने की वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाई. ओके. और फिर हमें अपना चांद कैसे मिला? वैसे इसके बारे में भी थ्योरीज हैं, सो देयर इज नो एग्जैक्ट प्रूफ कि वो क्या है. बट जैसे कि मैंने बताया, जब इनिशियली बिग बैंग हुआ था, देयर वर सेवरल आइटम्स इन द सोलर सिस्टम इटसेल्फ. वो सारे घूम रहे थे, दे डोंट नो व्हाट टू डू. सो जो आपस में टकरा रहे थे वो आपस में कहीं कहीं एक बन गए, और कोई जो नहीं मिल पाए वो या तो इसके मास की वजह से एक दूसरे के साथ रह गए. सो समझ लीजिए कि अपन दोनों ही का एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ एंड मून. सो हो सकता है 2-4 आइटम्स हैं या 15-20 रॉक्स हैं एक दूसरे में जो बहुत गर्म है, टकरा गए आपस में, और कुछ जन इंडिविजुअल 2-3 टकरा के एक बड़ा बॉल बन गया, एंड एक जो है 15-20 टकरा के एक बड़ा बॉल बन गया. एंड फॉर सम रीजन दे डिडंट कोलाइड, या फिर वो कोलाइड होते वापस अलग होते गए. कुछ रीजन होने की वजह से ड्यू टू दे क्रिएटेड देयर ओन ग्रेविटी. वो ग्रेविटी क्रिएट होने की वजह से दे रिमेन्ड एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस. या फिर हो सकता है कि वो इसलिए ना मिले क्योंकि उनका डिस्टेंस फिर काफी बढ़ गया था, एंड वो एक दूसरे को खींच भी नहीं पा रहे थे और छोड़ भी नहीं पा रहे थे. सो ये यहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया. अल्टीमेटली व्हाई लाइफ फॉर्म्ड ऑन अर्थ, दैट हैज सेवरल रीजंस. सो उस पे भी हम आएंगे इफ our design section permits. ओके. सो नाउ आई वांट टू आस्क, जब हम छोटे थे तब हम सन बीच में बनाते थे, फिर मरकुरी, वीनस, अर्थ ऐसे एक प्लेन में बनाते थे. बट एज पर माय नॉलेज शायद ये एक प्लेन में नहीं है, रोटेट नहीं करते या समथिंग लाइक दिस. वैसे तो मैं भी ऐसे समझता था, एंड बट आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एज यू डू. बट जनरली स्पीकिंग एक ही प्लेन पे ही है, क्योंकि when they collided, जैसे समझ लीजिए 2 क्लाउड ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, सो दिन का कोलिजन की वजह से जो मैटर क्रिएट हुआ वो ऐसे चपटा क्रिएट हुआ. सो वो सब ऐसे ऐसे घूमने लग गए आपस में. सो वो एक ही प्लेन, ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं कि, लेकिन यूनिवर्स के एस्ट्रोनॉमी के स्केल में देखें तो वो एक ही प्लेन है ऑलमोस्ट. थोड़ा ही टिल्ट होगा उनके ऑर्बिट्स में, अदरवाइज आप उसको ड्रॉ कर सकते हो लाइन में. ठीक है. With this, I also want to know what are the constituents of our solar system और वो कैसे डिजाइन हुआ है. जैसे ही अपन ने कन्वर्सेशन में हम बात कर रहे थे कि बिग बैंग हैपेंड एंड बहुत सारी चीजें का ग्रुप बन चुका था और बहुत सारी चीजें मिक्स हो चुकी थी एक बड़ा प्लैनेट बनने के लिए. सो देयर आर 8 प्लैनेट्स एज वी नो. पहले प्लूटो को भी हम एज ए प्लैनेट गिन रहे थे, देन उसका कंट्रोवर्सी में वो वापस प्लैनेट से हमने उसको हटा दिया. लेकिन अदरवाइज देयर आर 8 जाइंट प्लैनेट्स. प्लूटो को शायद ड्वार्फ प्लैनेट किया उन्होंने. यस, करेक्ट. एंड ड्वार्फ प्लैनेट बनाने का भी एक रीजन है उसको, उस पर मैं आता हूँ. लेकिन बेसिकली जो 8 प्लैनेट्स हैं, इनके अलावा भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. जैसे कि अर्थ एंड मार्स के बाद जुपिटर के बीच में, और जुपिटर के बाद है ना बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स भी घूमते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, एंड उस चीज को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था देखने के लिए कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं. सो बेसिकली एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंडरस्टैंड कि बहुत सारे रॉक्स हैं जो बस घूम रहे हैं, और वो सन की ग्रेविटी की वजह से वहां पे रुके हुए हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर. अब आता हूं मैं आपके सवाल पे. प्लूटो को बेसिकली हम एक प्लैनेट समझ रहे थे क्योंकि हमने प्लूटो को पहले ढूंढ लिया था, एंड हमारे लिए वो वन ऑफ द प्लैनेट्स जैसा बन गया. बट आफ्टर दैट हमने ऐसे बहुत सारे रॉक्स डिस्कवर किए जो वर एज सेम साइज ऑफ प्लूटो था. सो वो ऐसे करते करते हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन चुके थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कोई चीज एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉइड बेल्ट में देयर इज अ रॉक कॉल्ड सीरीज, एंड एरिस करके भी एक रॉक है. ये दोनों रॉक्स ऑलमोस्ट एक प्लूटो जैसे ही दिखाई देते हैं हम यहाँ से जब देखें उसको. सो ऐसे करते करते इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिख गए. सो वी थॉट कि फिर प्लूटो इट शुड नॉट बी अ प्लैनेट इन इटसेल्फ. सो वी कॉल्ड दिस आइटम्स, जो कि एक प्लैनेट जैसे अच्छे खासे साइज में है, नॉट वेरी बिग बट नॉट वेरी स्मॉल एज अ कॉमेट. तो उसको हम एक ड्वार्फ या डॉफ प्लैनेट कह सकते हैं.
जो ये आप कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स बोल रहे हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं? यस, बेसिकली क्या होगा, ये इनका जो पोजिशनिंग है, ये ना किसी के साथ मिल पाए थे ड्यूरिंग द बिग बैंग, एंड ना इनका मास ऐसा था कि ये कभी एग्जिट कर पाए उस जगह को ड्यू टू द सन्स ग्रेविटी। तो ये हमेशा अपने सोलर सिस्टम में रहते ही रहते हैं, ना बाहर जाते हैं ना अंदर आते हैं। दूसरा, हम कभी कभी इमेजेस में देखते हैं सैटर्न के बाजू में एक रिंग है, और शायद और भी किसी एक प्लैनेट जुपिटर के भी बाजू में कुछ रिंग जैसा दिखता है, तो वो सब क्या है? बेसिकली जो रिंग वाला सिस्टम है वो एक है सैटर्न में एंड एक है नेपच्यून में। जो जुपिटर के पास आप देखते हैं वो बेसिकली उसके मून से सारे वो इतने हैं क्वांटिटी में कि वो ऐसा लगता है कि वो भी रिंग का ही पार्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली जुपिटर का आई थिंक 50 या 52 मून्स है खुद के ही। ओके। सो वो काफी क्वांटिटी होने की वजह से शायद वो फील आता होगा, बट जो बाकी रिंग है वो प्रॉपर रिंग दिखाई देती है, यानी कि ऐसा लगता है दूर से जब देखेंगे उसको कि एक प्लेन सरफेस का हमने कुछ तो वहां पे ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर रख दिया है। तो बेसिकली वो रिंग नहीं है, इफ यू लुक क्लोजली वो एस्ट्रॉइड जैसे ही पत्थर है। सो दे आर बेसिकली 1 किलोमीटर इन हाइट। ओके। 1 किलोमीटर के पूरे रेंज में पत्थर ही पत्थर हैं, एंड दे आर सो सिंक्रोनाइज्ड कि वो पूरे सैटर्न को या जो प्लैनेट है उसकी तरफ घूम रहे हैं इन एस लीनियर ऑर्डर कि वो ऐसा रिंग जैसा दिखाई देता है। ओके। आपकी जानकारी के अनुसार हम किस प्लैनेट तक अब तक पहुंच पाए? मार्स तो हमने सुना, उसके आगे भी गए हैं क्या लोग? उसके आगे हमारे शिप्स नहीं गए में, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे वॉयेजर्स हैं वो गए हैं। इनफैक्ट 1970s के आसपास वॉयेजर 1 निकाला था नासा ने, एंड आई थिंक वापस 2000 में वापस वॉयेजर 2 निकाला था टू स्टडी द प्लैनेट्स। बाकी इससे छोटे छोटे और भी हमने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भेजे हैं हर जगह कॉमेट्स को स्टडी करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली दे वर नॉट मेंट टू स्टडी अ प्लैनेट तक दूर जाने के लिए मार्स वॉज द क्लोजेस्ट टू अस, एंड वहां पे ही कुछ तो स्टडी करने के लिए हम एक चीज भेज सकते थे। जो वॉयेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वॉयेजर्स बेसिकली उनको स्पेस में हमने छोड़ दिया था टू ट्रैवल अक्रॉस होल ऑफ सोलर सिस्टम एंड गो बियॉन्ड दैट। तो उसने उसको ऐसा प्लान किया गया था कि वो अर्थ से निकलते ही सारा जो अपना पाथ है वो सारे प्लैनेट्स के आजू बाजू में घूम फिर के देन अल्टीमेटली वो यूनिवर्स के अपना सोलर सिस्टम के बाहर चला जाएगा और सारे ही प्लैनेट्स का क्लोजअप कुछ फोटोज हमें भेज दें। सो ये मकसद था इनका, बट मार्स से दूर जाना इज वेरी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है सुनने में, क्योंकि मार्स तक जाने में ही एक स्पेसशिप को आई थिंक 6 months के अराउंड लगता है, एंड दैट टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज 6 months। एंड उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसके आगे के प्लैनेट्स पे, वहां पे कुछ चीज लैंड नहीं कर सकती, उसके बाद तो जुपिटर ही आ जाता है। एंड इस तरफ जो है वो वीनस मर्क्यूरी है, लेकिन वो भी काफी हॉट प्लैनेट्स है, तो वहां पे जाना भी काफी रिस्की है। ओके। तो आपके हिसाब से लाइफ कौन से प्लैनेट में हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है या नहीं हो सकता? मार्स का बेसिकली जो अर्थ वाले हैं उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बना हुआ है कि वहां पे उनको वाटर का ये मिला है एग्जिस्टेंस, कि कभी वहां पे पानी शायद हुआ करता था, बट लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर पाया क्योंकि वहां के ग्रेविटी फोर्स की वजह से, एंड बेसिकली वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी कम है, तो उस वजह से वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाया। शायद वापिस कुछ पनपता है और वापिस खत्म हो जाता है। सो द टेम्परेचर इट्स नॉट आइडियल, बट इट इज मैनेजेबल बाय ह्यूमन बींग्स, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस तरह से। तो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स या तो बहुत ठंडे या तो बहुत ही गर्म है, अदरवाइज तो लाइफ एग्जिस्ट हो ही जाती है उस समय, क्योंकि दोनों का लाइफ टाइम तो सेम ही है, अर्थ का या फिर और सारे प्लैनेट्स का। तो अगर होना होता तो हो जाता, अगर नहीं हुआ है तो बहुत मुश्किल है वहां पे रहना। आप कहते हैं मार्स पे रहना भी मुश्किल होगा? बट वी फील इट फिजिबल बिकॉज वी हैव द टेक्नोलॉजी टू एग्जिस्ट देयर। हमारे पास या तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ गई है, या फिर वहां के ठंडे एटमॉस्फेयर वहां जनरेट नहीं कर सकते। I'm not sure, yes. मैंने सुना है एक स्टेटमेंट में इलॉन मस्क कह रहे हैं कि वहां न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो तो फिर जो कार्बन जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस वो गर्म हो जाएगा प्लैनेट। यस, आई एम नॉट सेइंग कि वो एंटायरली गलत है,
बट ये ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर वाला चीज है कि जब तक वो चीज करे नहीं जाए, प्रूव ना हो जाए, तब तक साइंस डोंट बिलीव इट। सी फिजिक्स का सबसे मूल आधार यही है कि इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट रिपीटेबल, हर वक्त वो सही साबित नहीं हो सकता, और किसी भी सवाल उससे रिलेटेड आप झूठ उसको बता नहीं सकते, तब तक इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं ये दूसरा पूछना चाहूंगा कि ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं एक एक्सिस पे, लेकिन कोई कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है सन के अंदर? और एक सवाल, सन भी घूम रहा है? और एक चीज जो आप कह रहे हैं कि सन भी क्या घूम रहा है क्या? बेशक घूम रहा है। सन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे, द गैलेक्सी। तो सन ही अपना पोजीशन है तो होल्ड कैसे करता बेसिकली?